देश की राजनीति में जब जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है, विपक्ष 2024 के चुनाव में इसे एक अहम मुद्दे के रूप में देख रहा है। ऐसे में देश के वह पीएम याद आते हैं जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए काफी अहम मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है से उनके राजनीतिक जीवन में अहम शुरुआत हुई थी। जब उनका राजनीतिक कैरियर अवसान पर था, तब यह नारा बदलकर राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है बन चुका था। अंतर्विरोधी वाले राजनीतिक जीवन में वीपी सिंह को सामाजिक न्याय के साथ ही सिद्धांतों की राजनीति करने वाले नेताओं की प्रमुखता में रखा जाता है। वीपी सिंह के बारे में बात इसलिए क्योंकि एक जमाने पर राजीव गांधी के करीबी बाद में राजनीतिक दुश्मन हुए वीपी सिंह से अब कांग्रेस को बैर नहीं है। यह बदली हुई राजनीतिक समीकरणों की वजह से ही आप कह सकते हैं और इसे समझा भी जा सकता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में 27 नवंबर को पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण बदली राजनीतिक समीकरणों का एहसास दिला रहा है। इस खास कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एमके स्टालिन की जुगलबंदी के मायने क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय अगर एक तरफ देखें तो कांग्रेस जातीय जनगणना को मुद्दा बना रही है, तो वहीं कभी राजीव गांधी के करीबी बाद में राजनीतिक दुश्मन हुए वीपी सिंह की प्रतिमा अनावरण में अखिलेश स्टालिन एक हो रहे हैं। सियासत में यह जरूरी नहीं कि कोई भी कदम सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाए। कुछ कदम ऐसे भी होते हैं जो संदेश देने के लिए किए जाते हैं। वैसे तो वीपी सिंह का रिश्ता देश के सबसे बड़े सूबे में से एक यूपी से है, लेकिन उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु में हुआ है। इससे यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हुए हैं। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वीपी सिंह का प्रतिमा अनावरण मौके पर अखिलेश यादव के शामिल होने के सियासी मायने क्या है, इसे समझना जरूरी हो जाता है। इसके लिए हमें करीब 3 दशक पीछे चलना होगा और इसे समझना होगा कि इसके क्या मायने हैं। आपको याद होगा, सामाजिक न्याय की आवाज को धार देने के लिए 1990 में तत्कालीन पीएम वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी मिली। वीपी सिंह के उस कदम को बीजेपी की कमंडल राजनीति की काट के तौर पर देखा गया। सियासी तौर पर भी वीपी सिंह को उनका कितना फायदा मिला वो जग जाहिर है, लेकिन यूपी और बिहार की राजनीति में पहली बार बड़ी जाति वाले नेताओं को सीधे चुनौती मिली। यूपी और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ और एक तरफ मुलायम सिंह यादव को, दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति को पंख भी लग गया। वहीं सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में एमके करुणानिधि को जबरदस्त फायदा हुआ इसका। आपको बता दें कि दक्षिण की राजनीति में एम करुणानिधि खुद को शोषित समाज के पहुरा के तौर पर पेश किया करते थे। अब ना तो भारत के सियासत में वीपी सिंह हैं, ना ही एमके करुणानिधि और ना ही मुलायम सिंह सशरीर मौजूद हैं। वीपी सिंह का परिवार का सियासत से नाता नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव और एम करुणानिधि की विरासत को अखिलेश यादव और एमके स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर इन दोनों दलों की आवाज मुखर है और इसमें वीपी सिंह के प्रतिमा अनावरण को सियासी फसल काटने के नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है कि अखिलेश यादव की वजह से स्टालिन को तमिलनाडु में कितना फायदा होगा, या स्टालिन की वजह से अखिलेश यादव को यूपी में कितना फायदा होगा। अब जानकार बताते हैं कि दरअसल वीपी सिंह की प्रतिमा अनावरण के जरिए वो 2 तरह के संदेश देना चाहते हैं। पहला तो ये कि वो स्वर्ण समाज को संदेश देने की कोशिश में है, क्योंकि वो उस शख्स का सम्मान कर रहे हैं जिसने देश के लिए में निजी फायदे को तिलांजलि दी। और दूसरा ये कि सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई का आगाज वीपी सिंह ने की थी, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सवाल यह भी है कि वीपी सिंह की मूर्ति अनावरण से वाकई अखिलेश यादव या स्टालिन को फायदा मिलेगा। इस सवाल के जवाब में जानकारों का मानना है कि आप अखिलेश यादव की पीडीए मुहिम को देख लीजिए। उन्हें यह पता है कि अपने कोर वोटर्स के साथ साथ समाज के उस तबके को भी साथ लेकर चलना है जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। कुछ ऐसे ही कोशिश एमके स्टालिन की भी है। स्टालिन को भी इस बात का अंदाजा है कि जब तक वो अपने सामाजिक आधार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाए रखने की चुनौती होगी। अगर बात यूपी में स्टालिन की शक्ति या तमिलनाडु में अखिलेश यादव के प्रभाव को देखें तो वो नग्न है, शून्य के बराबर है। लेकिन अपने वोटर को यह संदेश दे सकते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में दो अलग अलग राज्यों की बड़ी शख्सियतें एक साथ है। इसका बड़ा फायदा यह भी है कि वो इंडिया गठबंधन पर भी दबाव बना सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर किस तरह से सामाजिक पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस नेता के एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। सियासत में दबाव की राजनीति का अपना एक अलग मतलब होता है। किसी बड़े मुद्दे को लेकर समान विचारधारा के दल एक दूसरे के करीब तो आ सकते हैं, लेकिन राजनीति में रिश्ते को परिवर्तनशील होते हैं, लिहाजा आगे की संभावनाओं को भी ध्यान में रखकर सियासी गुनागणित होती है, इसकी निकाली भी जाती है। अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो क्षेत्रीय स्तर पर उसे आगे के चुनाव में बीजेपी को ही चुनौती देना है। इस तरह की स्थिति डीएमके के सामने भी है। ऐसे सूरत में एमके स्टालिन और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो बीजेपी के हर एक हथकंडे का विरोध करेगी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस को भी यह संदेश देने की कवायद है कि हम छोटे जरूर हैं, लेकिन छोटा मत समझना। देश में जाति जनगणना को लेकर विपक्ष जब सरकार के खिलाफ हमलावर है तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इसे अहम मुद्दा भी बनाना चाहता है विपक्ष। बिहार में जाति जनगणना के बाद आरक्षण की भी बात हो रही है और सीमा बढ़ा भी दी जाने की बात हुई है और इसमें वीपी सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। बिहार सरकार के कदम को मंडल 2.0 यानी 2 कहा जा रहा है और इधर अखिलेश और स्टालिन साउथ में जाकर अपना वर्चस्व दिखाकर, दबदबा दिखाकर कांग्रेस के साथ भी इंडिया गठबंधन पर असर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पर।